अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.6 स्टार्ट करना है, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। आपकी बुक में इस बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करके डिफरेंट एप्लीकेशंस बताई गई हैं। हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है ना, फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है, अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी बुक में हर चैप्टर में कोई ना कोई एक आध टॉपिक ऐसा होता है जिसको टॉपिक को रीड करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस गिवन होती हैं। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में हमें बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन गिवन है, और इन एप्लीकेशन में एक ना एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, बिकॉज बुक में जितने भी चैप्टर्स में डिफरेंट एप्लीकेशन होती है ना, तो उन सारी एप्लीकेशंस में अगर आप पास्ट पेपर उठा कर देखें तो 2 या 3 एप्लीकेशन किसी न किसी टॉपिक की हमेशा पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आप बर्नौली इक्वेशन में देखें तो मैं आपको एक बेसिक बात या एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात बता दूं। आप में से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, तो मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो आपने पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, वहाँ पर उसकी एप्लीकेशन में भी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे कि उन पॉइंट्स में अगर आप अपने माइंड में रख लेते हैं तो आप किसी भी किस्म के क्वेश्चन को, यानी कि जिसमें आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करना हो, तो आप उन्हीं 3-4 पॉइंट्स को माइंड में रख के और अपनी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इसी तरह से बर्नौली इक्वेशन में भी हमें 2 पॉइंट्स देखने होते हैं। कौन से 2 पॉइंट या बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है इसकी तमाम एप्लीकेशन को डिस्कस करने का, वो ये है कि नंबर 1 पर बात पर आप क्या कहते हो कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अकॉर्डिंग बच्चों एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम है, जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ पर एरिया ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 2 आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ बर्नौली, जो हमारा प्रेशर ऑफ द फ्लूइड है ना, प्रेशर दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, आपने इन्हीं दोनों बातों को माइंड में रखते हुए बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करके अपनी तमाम एप्लीकेशंस को मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक देखें तो आपकी बुक में जो पहला टॉपिक नंबर 6.1 है, यानी कि जो पहली एप्लीकेशन है वो है ऑटोमाइज़र की। ठीक है, ऑटोमाइज़र एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि उसके अंदर अपने अंदर किसी भी लिक्विड को, अगर आप ऑटोमाइज़र में लिक्विड को फिल करते हैं ना, तो वो लिक्विड को इन द फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट स्प्रे करता होता है। ठीक है, और ऑटोमाइज़र का यूज़ आप अपनी स्प्रे बॉटल्स में, परफ्यूम की बॉटल्स में, या इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं आप उनके अंदर ऑटोमाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिक बात क्या है या इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है जो आपने याद रखना है, वो ये रखना है कि आपको ना उसने ऑटोमाइज़र की बुक में डायग्राम बनाकर यूँ दी है कि जी हमारे पास एक वैक्यूम टाइप पंप होता है, ये एक ट्यूब है। ठीक है, और यहाँ से आगे उसने आपसे कहा है कि एयर पार्टिकल इस तरफ से एंटर हो रहे होते हैं, और नीचे जाकर जो है वो उसने आपको एक यूं बॉक्स सा बनाकर दिखाया हुआ है। ठीक है, लाइक दिस, समवट लाइक दिस आपकी बुक में इसकी डायग्राम उसने आपको बताई हुई है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ऐसी डायग्राम बुक में बनी हुई है। अब वो आपसे ये कहता है कि जी यहाँ से ना लिक्विड जो है वो इस ट्यूब के अंदर मूव करके आ रहा होता है। ठीक है, अब काम क्या होता है कि ये जो ऑटोमाइज़र है, आप यहाँ पर अपने हाथ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करके ये इस कॉर्नर पर आते हैं। अब देखिए, जहाँ से एयर पार्टिकल इस कॉर्नर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, यानी कि जो बड़ी परफ्यूम की बॉटल है या जो स्प्रे की बॉटल है नीचे जहाँ पर मूव कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो यहाँ पर जो एरिया है वो लेस है। ठीक है, आप लिखेंगे कि जहाँ से जो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे एटॉमाइज़र के इस स्टार्ट वाले पोर्शन पे, तो एयर पार्टिकल जल्दी से मूव करके आएंगे। वो पॉइंट जहाँ से एयर पार्टिकल ने मेन स्प्रे बॉटल के अंदर फॉल करना है, उस पॉइंट के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस है। अब देखिए, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस होता है वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल मोर होती है या ग्रेटर होती है, और अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल ग्रेटर है तो फिर बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेशर को क्या होना चाहिए, प्रेशर को लेस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम मूव करते हैं नीचे की तरफ कि जब जो आपका ये जो आपने फोर्स अप्लाई की, जो एयर पार्टिकल हैं यहाँ पर नीचे आ गए जहाँ पर आपका फ्लूइड या लिक्विड मौजूद था, तो अगर आप देखें तो बॉटम के ऊपर चूँकि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर होता है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, वहाँ पे वेलोसिटी लेस होनी चाहिए।
और फिर बर्नौली इक्वेशन आपको क्या कहती है कि जहाँ वेलोसिटी लेस है वहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर इज़ ग्रेटर। तो हमें पता है कि यूनिवर्स में चीज़ों का फ्लो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो चूंकि बॉटम पर प्रेशर ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू टॉप, तो वो जो एयर पार्टिकल्स ऊपर से आ रहे होते हैं वो अपने साथ यहाँ से लिक्विड या फ्लूइड के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको लेते हैं, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ उनको पुश मिलता है और रास्ते से निकल के वो यहाँ से बाहर इन द फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट वो एयर पार्टिकल के साथ मिलकर यहाँ पर हम उसे स्प्रे कर देते हैं। मतलब जो भी लिक्विड है, स्प्रे बॉटल है, वाटर स्प्रे बॉटल है या परफ्यूम बॉटल है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में आपके पास आगे से स्प्रे होकर चला जाता है। सही है। सो बेसिक आपने कोई भी बर्नौली की एप्लीकेशन है उसमें दो बातें याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में एरिया और वेलोसिटी इन्वर्सली रिलेटेड है और बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर और वेलोसिटी इन्वर्सली रिलेटेड है। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, इसी एक्सप्लेनेशन को आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, तो इंशाल्लाह यू विल गेट कंप्लीट या गुड मार्क्स। ठीक है। अब अगर आप बुक से रीड कर लें तो बुक में आपकी बुक का पेज नंबर 96 है। ऑटोमाइज़र के बारे में वो आपको एक्सप्लेनेशन लिखकर बता रहे हैं कि ऑटोमाइज़र इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एमिट लिक्विड ड्रॉपलेट एज अ फाइन स्प्रे, इट वर्क्स ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। तो सबसे पहले ऑटोमाइज़र है क्या कि डिवाइस है जो कि लिक्विड को या फ्लूइड को फाइन स्प्रे की फॉर्म में या फाइन पार्टिकल की फॉर्म में स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वन यू स्क्वीज द रबर बल्ब, हाई स्पीड हॉरिजॉन्टल एयर पासिस ओवर अ वर्टिकल ट्यूब क्रिएट अ लो प्रेशर देन द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। वो आपसे कह रहा है कि हाई स्पीड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल, वो आते हैं और वो यहाँ पर लेसर प्रेशर क्रिएट करते हैं देन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है कि जी द प्रेशर डिफरेंस पुशेस द लिक्विड फ्रॉम द रिजर्वायर अप थ्रू अ वर्टिकल नैरो ट्यूब इनटू द मूविंग स्ट्रीम ऑफ एयर। कि प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, कम है, सॉरी यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस ट्यूब में से जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है एटोमाइज़र हैज़ अ नोजल एट द एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। देखिए ये इसकी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और ये इसकी वर्टिकल ट्यूब है, तो इसके एंड पे एक नोजल होती है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के एंड पे, और वो आपसे कह रहा है कि विच कॉजेज द लिक्विड टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट एंड मिक्स इट विद द एयर एंड कैरीड अवे विद द स्टीम ऑफ एयर। ऑटोमाइज़र नोजल आर यूज्ड फॉर स्प्रेइंग परफ्यूम, फॉर अप्लाइंग पेंट एंड इन इंजन कार्बोरेटर। तो मतलब यहाँ से स्प्रे की फॉर्म में आपका फ्लूइड बाहर चला जाता है और इसी फ्लूइड को आप डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इस ऑटोमाइज़र डिवाइस को आप डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो आपको बता रहा है कि स्प्रे बॉटल में या कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन में हम ऑटोमाइज़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर आप नेक्स्ट देखें तो वो आपको बता रहा है फिल्टर पंप की एग्जांपल दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो बर्नौली की एप्लीकेशन है दैट इज़ 6.2 और ये है फ़िल्टर पंप की। ठीक है। पहले हम फ़िल्टर पंप की डायग्राम बना लेते हैं, फिर इन्हीं पॉइंट्स में हम इसको भी डिस्क्राइब कर लेंगे। अगर आप अपनी बुक में देखें तो वो आपको यूँ फ़िल्टर पंप की डायग्राम दे रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ से वाटर मूव करके आ रहा है। नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं कि जी यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब है, सही है, और यहाँ से इस कॉर्नर से जो है वो एयर पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, एयर फ्लो करती है और बिल्कुल यहाँ नीचे चलकर आपने एयर और वाटर मिक्स होके आपको फ़िल्टर्ड वाटर मिलता है, फ़िल्टर्ड वाटर मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप देखें तो देखें जहाँ पर भी आपने फ़िल्टर पंप लगाया होता है तो फ़िल्टर पंप आपने किसी भी टैब के साथ लगाया होता है ना, पानी के किसी भी सोर्स के साथ लगाया होता है। तो देखिए अगर आप इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करें, ये यहाँ पे कि जहाँ पे आपने नीचे फ़िल्टर पंप लगाया हुआ है, इस पॉइंट को अगर आप नोटिस करें तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो लेस है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस है तो फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर। और फिर अगर बच्चों वेलोसिटी ग्रेटर है तो फिर बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर को क्या होना चाहिए, शुड बी लेसर 1। ऐसे ही है। और फिर जैसे ही जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके नीचे आएंगे, इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर आएंगे, तो देखें इस ट्यूब के बॉटम पर पहुंचने से क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ करने की वजह से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज़ कर गई और बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। तो फिर हम कहते हैं कि इसी चीज़ को यूज़ करके जो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स करते हैं और फिल्टर पंप से मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्टर होकर उनमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं और आपको फ़िल्टर वाटर जो है वो बॉटम पर रिसीव हो जाता है।
इसी को अगर आप अपनी बुक में देखें तो देखें वो आपको बुक में एक्सप्लेन करके दे रहा है कि फ़िल्टर पंप इज़ क्रिएटेड एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बर्नौली इफेक्ट। अ फिल्टर पंप हैज़ अ जेट इन द मिडल, व्हेन वाटर फ्रॉम टैप रीचेज द जेट इट्स स्पीड इंक्रीजेज। कि जब पानी टैप से जेट में आता है ना तो पानी की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। एंड हैंस काजेज अ प्रेशर ड्रॉप नियर इट, और फिर हमारे पास जो प्रेशर है वो वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। कह रहा है as the speed of the air increases, the air thus flow in from the side tube to which the vessel is connected. The air and water together are forced to the bottom of a filter pump. तो इस तरीके से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है और एयर पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करके आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो आपको दो एप्लीकेशन जो हैं वो मैथमेटिकल प्रूफ की तरह से बता रहा है। एक वेंचुरी मीटर है और एक हमारे पास टोरिसोलियस थ्योरम है। इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अभी जो हम वर्बली एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर ये प्रूफ जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी के लिए आपकी बुक का टॉपिक नंबर 6.5 है, जिसके अंदर उसने एग्जांपल आपको किसकी दी हुई है जी, एरोफॉइल की दी हुई है। सबसे पहले तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय एरोफॉइल। तो एरोफॉइल एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्रॉस सेक्शनल शेप का बनाया जाता है। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी आप शेप जो है वो क्रॉस सेक्शनल की तरह की बनाते हैं, या जैसे हम मैथ्स में शेप्स पढ़ते हैं ना, इस तरह जो क्रॉस सेक्शनल शेप होती है वो यूँ होती है, ये लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह के डिवाइस को हम एरोफॉइल कहते हैं। कह रहा है कि ये जो एरोफॉइल डिवाइसेस होते हैं इनका इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो एरोफॉइल का यूज़ होता है वो एरोप्लेन के विंग्स के अंदर होता है, ठीक है। और एरोप्लेन के विंग के अंदर इस एरोफॉइल का काम क्या होता है कि आप एरोफॉइल को अप्लाई करने के बाद बर्नौली कोयन को यूज़ करके जो एरोप्लेन की लिफ्ट होती है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करके बता रहा है कि वो कह रहा है कि ये जो एरोफॉइल यानी कि जो विंग के बॉटम वाली साइड होती है ना, बॉटम वाली साइड पर चूंकि वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी लेस होती है। क्यों? नीचे की तरफ जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी कम वेलोसिटी होती है। ये कॉमन सी बात है। जैसे जैसे आप ऊपर मूव करना शुरू करते हैं या हाइट पर मूव करना शुरू करते हैं ना, तो हाइट पर जाने से जो आपको एयर का फ्लो होता है वो ज़्यादा महसूस होता है। तो चूँकि एरोप्लेन के बॉटम पर वेलोसिटी कम है, इसका मतलब है प्रेशर क्या होना चाहिए, बर्नौली कोयन के अकॉर्डिंग ग्रेटर होता है। और जो इस एरोफॉइल की टॉप सरफेस होती है वहाँ पर वेलोसिटी लेसर है, सॉरी वेलोसिटी ग्रेटर है। इसका मतलब है प्रेशर बर्नौली कोयन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रेशर लेसर होना चाहिए। तो हमें पता है कि चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाती हैं, तो ग्रेटर से लोअर की तरफ मूव करते हुए आपको जो प्रेशर है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है। तो इस तरह से एरोप्लेन के अंदर एक लिफ्ट क्रिएट हो जाती है, जिसे एरोप्लेन लिफ्ट का नाम दिया जाता है, एफ लिफ्ट का नाम दिया जाता है, लिफ्टिंग फोर्स का। और ये आपके एरोप्लेन को हेल्प करती है कि वो रनवे से उड़कर ऊपर अपनी मैक्सिमम जो हाइट है वो अचीव कर लेता है। अगर आप अपनी बुक में देखें तो लिखा हुआ है एन एरोफॉइल इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट क्रिएट अ लिफ्ट व्हेन मूव्ड थ्रू अ फ्लूइड सच एज एयर। तो हमें पढ़ा था ना कि फ्लूइड जो है वो लिक्विड या गैसेज होती हैं, और गैसेज में हमारे पास एयर भी आती है, तो एयर इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड। एरोफॉइल आर एम्प्लॉयड ऑन एयरक्राफ्ट as a wing to produce lift perpendicular to the air flow. To produce lift perpendicular to air flow कि मतलब एयर पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, तो जो लिफ्ट है वो उससे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है, अप्लाई होती है, की नहीं जाती, नेचुरली अप्लाई होती है। कह रहा है कि व्हेन अ विंग इन द फॉर्म ऑफ एन एरोफॉइल मूव इन एयर, द फ्लो ऑफ एयर ओवर द टॉप ट्रेवल फास्टर एंड क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। द फ्लो ऑफ एयर बिलो द विंग इज स्लोअर रिजल्टिंग इन द रीजन ऑफ हायर प्रेशर। दिस डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट द टॉप एंड अंडर साइड ऑफ द विंग कॉजेज अ नेट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड ड्रिफ्ट विच हेल्प द प्लेन टू टेक ऑफ। के मतलब इसके प्रेशर डिफरेंस के नतीजे में एक लिफ्टिंग फोर्स क्रिएट होती है जिसे एरोफॉइल लिफ्ट कहते हैं, और ये आपके एरोप्लेन को टेक ऑफ करने में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट जो है वो हमें 6.6 में मैग्नस इफेक्ट का नाम वो बता रहा है, ठीक है। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है कि बिल्कुल यही बात है, लेकिन मैग्नस इफेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वो ऑब्जेक्ट जो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, या इन अदर वर्ड्स वो आप कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम बर्नौली कोयन को एक्सप्लेन करने के लिए जो इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नोन एज मैग्नस इफेक्ट। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी बॉल होती है, ये जो क्रिकेट बॉल है, ठीक है। यानी कि जैसे ही बॉल आकर हिट करती है ना बैट को, तो अगर छक्का या चौका लगता है
तो बाल जब ट्रैवल करती है तो वो यूं अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही होती है और आगे मूव कर रही होती है, ठीक है। तो वो इस मैग्नस इफेक्ट की बेस्ट एग्जांपल है। अब उसमें भी वो इसी तरह एरोफॉइल की तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि देखें जैसे ही बॉल मूव करती है तो बॉल के जो नीचे वाली सरफेस होती है ना, जो बॉटम वाली सरफेस होती है, वहाँ पर चूँकि वेलोसिटी लेसर होती है, तो वेलोसिटी के लेस होने की वजह से प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर होता है। और जो अपर साइड ऑफ द बॉल होती है वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ग्रेटर होती है और प्रेशर जो है वो लेसर होगा। क्यों लेसर होगा, ये हमें बर्नौली कोयन ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है, तो इस तरह से बॉल जो है वो एक फासला थोड़ा सा कवर करके या हाइट कवर करके तो ग्राउंड से बाहर जाकर गिर जाती है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं दैट इज़ मैग्नस इफेक्ट। बुक से पढ़ लें तो कह रहा है द मैग्नस इफेक्ट इज़ अ फिनोमिना दैट इज़ रिलेटेड व्हेन अ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूइड। तो आप अंडरलाइन कर लें कि मैग्नस इफेक्ट ऐसा फिनोमिना है कि जब आप किसी भी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट के अंदर बर्नौली कोयन को अप्लाई करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बॉल है, कोई भी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हम कहेंगे बर्नौली कोयन को एक्सप्लेन करने के लिए हम मैग्नस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि जी इन मैग्नस इफेक्ट अ स्पिनिंग बॉल कर्व अवे फ्रॉम इट्स पाथ ऑफ फ्लाइट, the path of spinning object is deflected in a manner that is not present when the object is not spinning। मतलब जो भी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है ना, वो एयर पार्टिकल की वजह से या फ्लो ऑफ एयर की वजह से अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्ट का मतलब है कि अगर लग रहा होता है कि बाल ने यूँ सीधा जाना है, तो अगर एयर का प्रेशर कम से ज़्यादा होता है तो बाल जो है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। द मैग्नस इफेक्ट डिपेंड ऑन द रोटेशनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस बात को याद कर लीजिएगा कि मैग्नस इफेक्ट कम है या ज़्यादा है, किस बात पे डिपेंड करता है, बॉल की स्पीड पे डिपेंड करता है। द रिफ्लेक्शन इज गिवन बाय द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्पिनिंग ऑब्जेक्ट। फिर कह रहा है इन केस ऑफ बॉल स्पिनिंग थ्रू द एयर द टर्निंग बॉल ड्रैग सम ऑफ द एयर अराउंड विद इट। A spinning object moving through a fluid leave from its straight path because of pressure difference that develop in the fluid. As a result, velocity change is induced by the spinning body। तो मतलब इसके रिजल्ट में जब वो अपना पाथ चेंज करती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करती है, तो पहले बॉल कम हाइट पर होती है, जैसे जैसे बॉल हाइट अचीव करती है या आगे मूव करके जाती है, वैसे वैसे वेलोसिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो बॉल है वो नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि सामने से दूर की तरफ मूव करना शुरू करती है और थोड़ा फासला कवर करके आगे जाकर गिर जाती है। वो कितना फासला कवर करेगी ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द बॉल पे, कि बॉल किस वेलोसिटी से मूव करी। अगर आपने ज़ोर से हिट लगाई है तो बॉल ज़ोर से मूव कर रही है तो वो ज़रा ज़्यादा दूर जाकर गिरेगी, और अगर आपने थोड़ी स्लोली हिट लगाई है तो फिर बॉल कम वेलोसिटी से मूव करेगी और मतलब पहले के मुकाबले में थोड़ा सा पीछे जाकर गिरेगी, मतलब पहले के मुकाबले में ज़रा थोड़ा सा कम फासला कवर करेगी, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने बर्नौली कोयन की 4 वो एप्लीकेशन पढ़ी हैं जो कि वर्बली आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब जिनको आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली कोयन की ये 2 बातें माइंड में रखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर और टोरिसोलियस थ्योरम, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे।